हम देखेंगे कि अरावली पर्वत जिसे अंदर ही अंदर जमीन के अंदर होते हुए, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी ढका हुआ है, वह लक्षद्वीप तक एक शाखा उसकी चली जाती है और दूसरी शाखा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक चली जाती है। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि हम इस तरीके से काम करवा रहे हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हो, इसीलिए नोट्स। द्वीपीय भारत में हमारे पास है जो पहाड़ियां हैं प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ियों को पहला हम कहते हैं आरावली है। दूसरा हमारा है विंध्य, ये छोटी छोटी पहाड़ियां। उसके बाद हम तीसरे कहते हैं पश्चिमी घाट, जिसको कि सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब अभी इस पे उसके अलावे बहुत सारा पर्वत है, जैसे कि जो है अन्नामलाई है, ये सारा है। तो इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। पहले इन तीनों पर विस्तृत चर्चा करें। पर्वत की बहुत सारी खासियत है और एक विशेष पैटर्न देखने के लिए मिलता है। तो यह मुख्यतः राजस्थान में अवस्थित है और राजस्थान और दिल्ली से होते हुए एक शाखा लक्षद्वीप की ओर चली जाती है। एक शाखा इसकी लक्षद्वीप की ओर चली जाती है, दूसरी शाखा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक चली जाती है। तो अगर ये इंडिया है तो काफी दूरी तय करती है। राजस्थान से होते हुए एक शाखा इधर लक्षद्वीप होते हुए यहाँ समुद्र के पास चली जाती है, केरल के पास उधर चले जाएंगे तो लक्षद्वीप मिलेगा हमको। और इधर हम चले जाते हैं तो ये हमारा जो है आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सब जगह पे भी पहुंच जाता है। दो शाखा यह माना जाता है, ठीक है। और यह भी माना जाता है तीसरा कि यह आर्कियन काल, ये इंपॉर्टेंट है। किस काल में? आर्कियन काल में। यह माना जाता है कि हिमालय से भी बड़ा पर्वत था, हिमालय से भी ऊंचा पर्वत था। एक तो हिमालय पर्वत ही सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय से भी ऊंचा पर्वत था। धीरे धीरे घिसते इसकी चौथी बात यह है कि यह दिल्ली रिज, इधर हम ले लेते हैं नॉर्थ, दिल्ली रिज से लेकर के हरिद्वार तक चली जाती है, ठीक है। ये घिसा हुआ है, छोटी छोटी पहाड़ियां के रूप में भी ही है। तो ये हमें ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अरावली, और यह एक अवशिष्ट मीन्स होता है घिसा हुआ, यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। विंध्य पर्वत को लेकर के देखते हैं। विंध्य पर्वत की खासियत यह है कि यह नर्मदा और तापी नदी के समानांतर चलती है, और दूसरा यह दक्षिण भारत की सीमा बनाती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सीमा बनाती है। और यह छोटी छोटी होकर के ये कैमूर तक, बिहार तक फैला हुआ है, इस बात को ध्यान देना है। तो यह नर्मदा और नदी के समानांतर है, यह नर्मदा नदी के समानांतर है। दूसरा है दक्षिण भारत की उत्तरी सीमा या दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा निकालो। यह उत्तर भारत है, यह दक्षिण भारत है, तो दक्कन के पठार यहां पर है विंध्य पर्वत, ठीक है। और यहीं पर है नर्मदा नदी, तापी नदी, इसके समानांतर चलती। समानांतर का अर्थ होता है इस तरीके से जो चले उसको हम समानांतर कहते हैं, ठीक है। यह
तीसरा हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा की जो नदी है और दक्षिण भारत की नदी है उसके बीच जल विभाजन का काम करती है। गंगा नदी तंत्र तथा यह गंगा नदी तंत्र तथा दक्षिण भारत की नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का काम करती है। आपको नोट्स बनाते जाना है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि नोट्स बना हुआ रहेगा तभी ये वीडियो भी बाद में आपको याद आने वाला है, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, यानी ये गंगा नदी तंत्र है और ये दक्षिण भारत की जो नदियां हैं इसके बीच पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत है, और यही इस दोनों के बीच जल का विभाजन कर देती है। दक्षिण भारत की नदियों का जल का विभाजन इधर हो जाता है, उत्तर भारत की गंगा की नदी तंत्र का विभाजन उधर हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। यह गुजरात के, ये भी बहुत है, ये भी बहुत बड़ी, जिस तरीके से अरावली पर्वत है उसी तरीके से विंध्य पर्वत भी, लेकिन ये भी पहाड़ी में तब्दील हो गया है, घिस गया है। यह गुजरात से लेकर के बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। बिहार के सासाराम, वहीं पर कैमूर पर्वत है। यह गुजरात से लेकर के बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है तथा वहां बिहार में कैमूर पर्वत के नाम से जाना जाता है, या बिहार में कैमूर पर्वत इसका भाग है। तीसरा में हम लिखेंगे सतपुरा पहाड़ियां। यह प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां हैं। अरावली, विंध्य, उसके बाद सतपुरा है। यह दो नदी के बीच में यह पर्वत है, ध्यान रखना है। ये पहाड़ी है दो नदी, नर्मदा और तापी नदी के बीच में यह पहाड़ी है। और इसका नाम सतपुरा का कैसे पड़ा? इसका नाम सतपुरा पड़ा संस्कृत से, ठीक है। सत मीन्स होता है सात, ठीक है, सतपुरा 7 पहाड़ियों का, ठीक है। तो सतपुरा यहां देखेंगे 7 पहाड़ियों, यह 7 पहाड़ियों की श्रृंखला है, 7 पहाड़ियों की श्रृंखला है। दूसरा में हम देंगे कि नर्मदा और तापी, नर्मदा तापी के बीच अवस्थित है। यह नर्मदा और तापी के बीच अवस्थित है, तो समानांतर भी है। यह नर्मदा और तापी के समानांतर है, समानांतर, यह नर्मदा और तापी के समानांतर है। किसके समानांतर है? नर्मदा और तापी के समानांतर। नर्मदा नदी, तापी नदी, इसके बीच में सतपुरा है। ऊपर में हमारा विंध्य है, ध्यान रखना है। ये विंध्य पर्वत नर्मदा के ऊपर में, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि नर्मदा के उत्तर में कौन सा है, तो सतपुरा नहीं है। नर्मदा और तापी के बीच में सतपुरा है, इसको ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको घुमा फिरा करके दूसरे तीसरे तरीके से पूछ देगा, तो ध्यान रखना है। नर्मदा और तापी के बीच में है सतपुरा और इसके समानांतर भी है, ठीक है। और सतपुरा भी जो है एक बलित पर्वत का उदाहरण है। सतपुरा को बलित पर्वत भी माना जाता है। दक्षिण भारत का सबसे स्टार्टिंग में बलि पर्वत सबसे बड़ा बलित पर्वत यही है। टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक, यानी 2 प्लेट के टकराने से जो इसमें बल पैदा होता है, घुमाव, एक प्लेट इधर से आया, टकरा गया, एक प्लेट इधर उठ गया, यही एक पर्वत का निर्माण हुआ, तो ये हो गया बलित पर्वत। और यह सतपुरा भी एक बलित पर्वत है, बलित पर्वत का उदाहरण है। यह एक बलित पर्वत का उदाहरण है। महादेव, इसके अंतर्गत बहुत सारे पर्वत श्रेणी आते हैं, ठीक है। उसमें है महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल, ये सब सतपुरा के ही भाग हैं। तो महादेव पहाड़ियां, मैकाल की पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां, मैकाल की पहाड़ियां सतपुरा श्रृंखला के ही भाग हैं।